हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे लुसेंट ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है आर्कटिक महासागर। और ये हम महासागर कवर कर रहे थे। जलमंडल, स्थलमंडल हमने कवर कर दिए थे। जलमंडल में आज का टॉपिक है आर्कटिक महासागर। कह रहा है कि यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। आर्कटिक महासागर कहाँ है? उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में आर्कटिक महासागर अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार है। आर्कटिक महासागर बेरिंग जलसंधि नामक उथले समुद्र के सक्रिय भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है यह यूरोप यानी आर्कटिक महासागर यूरोप, उसके बाद है एशिया और उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। इसका अधिकांश भाग जो है वर्ष भर किसके हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेलिबीस सागर इसी महासागर में है और सेलिबीस सागर जो है वो इसी महासागर में है। नेक्स्ट है महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर एवं सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है महासागरीय जलधाराएं। आगे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है महासागरीय जलधाराएं। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आता है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। तो और ठंडी जलधाराएं कहाँ बहती है, गर्म जलधाराएं कहाँ बहती है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा के बारे में देख लेते हैं। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। यानी गर्म जलधारा जिस क्षेत्र में चलती है वहाँ के तापमान को क्या करती है? बढ़ा देती है। नेक्स्ट है ठंडी जलधारा। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। जैसे देखिए, ये पृथ्वी है ना, ये उच्च अक्षांश है और ये निम्न अक्षांश है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है। ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलेगी जो जलधारा, उसको ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। हमने बताया ना, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये उच्च अक्षांश है, यहाँ से इधर भूमध्य रेखा की तरफ जो जलधारा चलेगी उसको ठंडी जलधारा कहते हैं। और इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ तापमान घटा देती है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। हाँ, तो देखिए, ये जो उत्तरी गोलार्ध की जो जलधारा है, देखिए ये जो विषुवत रेखा है, ये इसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, इससे नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर, यानी कि ये इस तरह चलेगा, अपने दाएं ओर चलेगा। और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं जो है अपने बाएं ओर, तो ये चलेगा इस तरह से, अपने बाएं ओर चलेगा। तो कैसे चलेगा? इस तरह से चलेगा। तो कह रहा है, और ऐसा क्यों होता है? तो यह कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट है महासागरीय जलधाराओं के संचरण की समान व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। कौन सा जलधारा है? प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन है तो हम देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं क्यूराइल विषुवतीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा एवं अंटार्कटिका की जलधारा। ये सब जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। अब देख लेते हैं गर्म जलधाराएं इसमें कौन है। तो गर्म जलधारा जो है वो है उत्तरी विषुवतीय जलधारा, कुरोशियो की जलधारा, ये जापान के पास बहती है। उत्तर प्रशांत जल प्रवाह
अलास्का की जलधारा भी गर्म जलधारा है। अल नीनो जलधारा भी गर्म जलधारा है। सुसीमा की जलधारा भी गर्म जलधारा है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा भी गर्म जलधारा है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा भी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एवं विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, ये सब गर्म जलधारा है। अब देखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर की जलधाराएं दिया है तो ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। बेंगवाला की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। कनारी की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। और फॉकलैंड की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है गर्म जलधारा। गर्म जलधारा इसमें कौन कौन है, तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन गर्म जलधारा वो देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो अटलांटिक महासागर में है गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा गर्म जलधारा है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा गर्म जलधारा है। विपरीत विषुवत रेखीय गिनी जलधारा गर्म जलधारा एवं इरमिंजल की जलधारा गर्म जलधारा है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधाराएं। हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधाराएं। ठंडी जलधाराएं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, गर्म जलधाराएं हैं। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। अब हम हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा देख रहे हैं। आगे है मोजाम्बिक की जलधारा जो है वो है मोजाम्बिक की जलधारा है वो है यहाँ पे देखिए गर्म जलधारा। अगुलहास की जलधारा भी गर्म जलधारा है। ये सब आप मैप में देखिएगा और कमेंट कीजिएगा तो मैं मैप इस सब जलधारा का मैप में दिखा दूंगी। नेक्स्ट है हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। नेक्स्ट है सारगेसो सागर। सारगेसो सी क्या होता है, सारगेसो सागर क्या होता है देखिए। उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहाँ देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम कनारी तथा उत्तर विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत क्षेत्र है। सारगेसो सागर जो है वो गल्फ स्ट्रीम कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगेसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगेसो सागर रखा गया है। सारगेसम जरविहीन घास है। सारगेसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37%। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37% और औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड मिलती है। नेक्स्ट है सारगेसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगेसो सागर को किसने देखा था सर्वप्रथम? स्पेन के नाविकों ने सर्वप्रथम देखा था। आगे है सारगेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट है न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है जो मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। डॉगर बैंक उत्तर सागर यूरोप ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। यहाँ पे मत्स्य का पालन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए है कि जापान के निकट किरोशियो की गर्म धारा। यहाँ पे देखिए जापान के निकट किरोशियो की गर्म धारा तथा आयोशियो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है।
आगे है महासागरों के पश्चिम भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर समान ढाल बन जाता है। नेक्स्ट है फलस्वरूप प्रतिविषुवतीय धारा। यहाँ देखिए फलस्वरूप प्रतिविषुवतीय धारा प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट है ला नीना एक शीतल जलधारा है। यहाँ पे देखिए ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। यह कभी भी हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, किंतु इन दोनों का प्रभाव वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो हम ये देख लिए। नेक्स्ट देखिए है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ज्वार भाटा जिसको कहते हैं इंग्लिश में टाइड्स, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार टाइड तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को सागर की ओर को भाटा एब कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए महासागरों। यहाँ पे देखिए महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। यही कारण है महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए ज्वार भाटा के बारे में और दिया है कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। उच्च ज्वार महीने में कितने बार आता है? तो महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। नेक्स्ट है दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। आगे है समानता बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। समानता बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? तो 7 दिन का अंतर होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। आगे है यहाँ पे देखिए ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट है सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुँचते हैं। कहाँ पे 4 बार आता है? साउथहैम्पटन में। नेक्स्ट देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। सागरीय ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर की ऊंचाई होती है, क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वायुमंडल के बारे में। तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ये चैप्टर वायुमंडल से रिलेटेड जो है, तो भी इसको हम शुरू करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एयरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं।
वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यहाँ पे देखिए वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस क्या है, तो नाइट्रोजन, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। किसके कारण, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। इस गैस का कोई रंग यानी कि नाइट्रोजन का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो आग पर नियंत्रण रखना क्या हो जाता, कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन निर्माण होता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन निर्माण होता है। जो भोजन का मुख्य अंग है, यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ये जो भोजन का मुख्य अंग है, यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। नेक्स्ट देखिए है ऑक्सीजन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट देखिए इस बॉक्स वाला देख लेते हैं वायुमंडल में किस गैस का कितना मात्रा है। तो देखिए वायुमंडल के घटक और अस्थायी गैसों के द्रव्यमान प्रतिशत में देखिए नाइट्रोजन है 78.8%, ऑक्सीजन है 20.95%, उसके बाद ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.06%, नियोन है 0.002%, उसके बाद हीलियम है 0.0005%, मीथेन है 0.002%, क्रिप्टोन है 0.001%, हाइड्रोजन H2 है 0.005। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन H2 है 0.00005 और जेनॉन है 0.00009। एनसीईआरटी वर्ग 11 भौतिकी भूगोल के सिद्धांत में पेज नंबर 81 में ये चीज़ें दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नियोन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद मेथेन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद जेनॉन।